स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का आपका जो सैम्पल पेपर कर रहे थे उसे ही कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन ए में हमने जो आपका अनसीन पैसेज, अनसीन पोएम और फिर पोएम के बुक के जो आपके MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं वो सारे हम कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर में आते हैं वो हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी वर्णात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। 25 से 30 वर्ड में किन्हीं 3 क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। 4 दिए होते हैं, हम चारों के करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अंतिम दिनों में मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की हो गया था। लेखिका ने इसका क्या कारण था? यानी जो थोड़े दिन बाद जो लेखिका के पिता थे वो थोड़ा शक करने लग गए थे। ऐसा क्यों हो गया था? तो शक्की स्वभाव इसलिए हो गया था क्योंकि लेखिका ने इसके बहुत सारे कारण बताए। अपने हाथों विश्वासघात मिला, यानी ट्रस्ट इश्यूज, यानी लोग उन्हें धोखा दे देते थे, और आर्थिक विषम परिस्थितियों के कारण, और मतलब पैसों की तंगियों के कारण, अधूरी महत्वाकांक्षाओं के कारण, यानी जो वो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, इसलिए वो शक्की टाइप से हो गए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, लेखक की नवाब साहब के लिए किन भावों से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए भी तनिक भी उत्सुक नहीं है। यानी नवाब साहब ने ऐसे क्या क्या काम किए जिससे लेखक को पता चल गया कि वो बात करना नहीं चाहते। आपको ये देख के लिखना है। तो आप आंसर तो पूरा ऐसे लिखेंगे, मैं आपको बस इसकी समरी टाइप बता रही हूँ। तो जब भीड़ से बचकर लेखक जो है वो सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े तो उनमें नवाब साहब पहले से ही बैठे हुए थे। को देखकर वो जो नवाब साहब ने उन्हें देखा ना, तो वो थोड़े चिंतित हो गए। नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव उभर गया, यानी मतलब अब असंतुष्ट हो गए कि अब कोई डिस्टर्ब करने आ गया, ऐसा उन्होंने सोचा। उन्होंने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं की। कुछ देर बाद वे डिब्बे की स्थिति को देखने लगे और फिर मतलब उन्होंने नमस्कार या कुछ हेलो वगैरह कुछ भी लेखक को नहीं बोला, और वो डिब्बे के चारों तरफ ऐसे देख रहे थे। और इन हाव भावों से हमें पता चल गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए इच्छुक नहीं है। तीसरा प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ज़्यादातर आता है। तो सेनानी ना होते हुए लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि जो कैप्टन है कैप्टन चश्मे वाले नेताजी के प्रति अगाध लगाव रखता है और श्रद्धा रखता है। यानी वो नेताजी को चश्मा लगाता था और उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता था। वह शहीदों और भक्तों के अलावा देश से उसी तरह लगाव रखता था जैसे कि फौजी व्यक्ति रखते हैं। यानी ये नहीं कि जो जंग पे लड़ रहे हैं, फौजी लड़ रहे हैं, तो वही सिर्फ देश को प्यार करते हैं। वो एक लंगड़ा होते हुए भी वो अपने देश के प्रति उतना ही लगाव रखता था। उसे देश प्रेम से कूट कूट कर भरा था और कैप्टन नेताजी को बिना चश्मे के देखकर वह दुखी हो जाता था। चौथा प्रश्न है, क्या बाल गोविंद भगत की मृत्यु को गौरवशाली मृत्यु कहा जा सकता है? बताइए। तो हम कह सकते हैं जो बाल गोविंद भगत का जीवन वह कबीर को समर्पित था। वो कबीर के ग्रंथों के अकॉर्डिंग चलते थे। वह अपनी अंतिम सांस तक भक्ति संगीत में लीन रहते थे। जीवन पर्यंत कठिन नियमों का पालन करके सत्कर्मों में वो लगे रहते थे। उन्हें छल कपट, ईर्ष्या, जलन वगैरह ये सब कुछ भी नहीं था। उन्होंने जीवन में ना किसी वस्तु को छुआ और ना किसी उसके बिना पूछे व्यवहार में लाया। यानी ना वो किसी कोई चीज़ लेते थे ना किसी को देते थे, कुछ इस टाइप। पूरा जीवन उन्होंने गाना गाने में जिया। अंत समय में जब गंगा स्नान करने के बाद गीत गाते हुए मृत्यु हुई, और उन्होंने अंत समय में भी ना पूरा चक्कर लगा के आए थे, गंगा स्नान करके आए थे, तब उनकी मृत्यु हुई। जाते जाते भी अपना संगीत बांट कर गए। इन सभी बातों से हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु जो है वो गौरवशाली मृत्यु हुई, यानी वो अब संतुष्ट हो चुके थे। अब 12वां प्रश्न है जो कि आपकी दूसरी वाली बुक से है। 25 से 30 शब्दों में आपको आंसर करना होगा। 4 क्वेश्चन होंगे बट आपको करने केवल 3 है, पर मैं आपको चारों कराऊंगी जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला प्रश्न है, सूरदास के पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो सूरदास के पद आपका पोएम है, उसमें गोपियों ने योग साधना को क्या समझा है? तो जो सूरदास द्वारा रचित पद है उनमें गोपियाँ योग साधना को एक निरर्थक मानती है, यानी ये क्या भेज दिया, कुछ इस टाइप मानती है। वह कहती है हमने तो मन, क्रम और वचन से श्री कृष्ण को दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया, यानी श्री कृष्ण अब हमारे मन में, कर्म में, वचन में हर जगह बस गए हैं। और जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है और हर समय वो भी मतलब
जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है, वह भी श्री कृष्ण को अपने ऊपर पकड़ लिया है और हर समय वो श्री कृष्ण का ही ध्यान करती हैं और मान ले वह। और अगर वो योग उनको भेज रहे हैं, योग यानी उनसे दूर रहने के लिए कह रहे हैं, उनसे अलग रहने के लिए कह रहे हैं, तो वो एक कड़वी ककड़ी के भांति है। योग उनके लिए उत्पुक जिनका मन चंचल है, यानी योग संदेश उन्हें दीजिए जिनका मन चंचल है, यानी कभी इस पे कभी इस पे कभी उस पे, पर हमारा मन श्री कृष्ण में ही रमा हुआ है और हमारे लिए ये व्यर्थ है। तो ये गोपियों का दृष्टिकोण होता है योग साधना के लिए। आत्मकथा सुनाने के बाद अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहते हैं? तो कवि का मानना है कि अब उसके जीवन में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है, यानी उन्होंने ऐसा कुछ उखाड़ा ही नहीं है जिससे लोगों को प्रेरणा दे सके, प्रेरणा प्राप्त हो सके। उन्हें लगता है कि अभी आत्मकथा लिखने का उचित समय ही नहीं है, क्योंकि उनकी सारी व्यथाएं सोई हुई हैं, यानी उन्होंने जो भी करा वो कुछ इतना खास नहीं है, उसका चित्त ना शांत है। वह आत्मकथा लिखकर अपने मन की व्यथित और व्याकुल नहीं करना चाहते, यानी जो भी उनके साथ लाइफ में हुआ, बुरा हुआ अच्छा हुआ, तो वो अब उनकी जो सोल है वो शांत हो चुकी है। अब वो वापस वो सारी बातें याद करेंगे तो वो और चिंतित हो जाएंगे। तो ये वो कहना चाहते हैं लेखक। नेक्स्ट, कवि का आँख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही? तो अट नहीं रही कविता में का सौंदर्य सब जगह व्याप्त है, कोई भी स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से अछूता नहीं है। फाल्गुन की सुंदरता फूटी पड़ी है। ये अगर आप अट नहीं रही चैप्टर से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, तो ऐसी लाइनें तो आपको जस्ट याद ही होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में आपको यही लाइनें इंपॉर्टेंटली लिखनी होती हैं। पेड़ हरे लाल पत्तों से लदे हुए हैं, सुगंधित पवन चल रही है, रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, पंखी पंख फड़फड़ाकर उड़ने को आतुर हैं, चारों ओर सौंदर्य राशि बिखरी हुई है। ये दृश्य इतना मोहक है कि कवि की आंख हट नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीतकार की आवाज़ में एक हिचक सी है, क्यों? संगीतकार की आवाज़ भी बहुत अच्छी होती है, बट वो उसे क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? संगीतकार प्रभावशाली स्वर में नहीं गाता, क्योंकि वह नहीं चाहता कि मुख्य गायक जो मेन स्टेज पे गाना गा रहा है, संगीतकार तो पीछे पीछे होते हैं जो बैठे उठ के बजाते हैं, तो मुख्य गायक से अगर उसका स्वर ज़्यादा तेज हो जाएगा तो सब तो इसकी तरफ ध्यान देंगे ना। और संगीतकार सोचता है कि अगर उसका स्वर तेज हो गया, यानी उसकी आवाज़ तेज हो गई, तो मुख्य गायक का स्वर जो है वो धीमे हो जाएगा, और ये मुख्य गायक के प्रति श्रद्धा रखता है, यानी उनकी इज्जत करता है, उनको परम सीमा तक पहुंचाना चाहता है, जिसके परिणाम स्वरूप संगीतकार की आवाज़ में हिचक सी प्रतीत होता है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, ऊपर वाले क्वेश्चन आपकी सेम क्षितिज बुक के पोएम के क्वेश्चन थे। अब हमारी दूसरी बुक के आपके चैप्टर के क्वेश्चन हैं, जो कि 50 से 60 वर्ड में 3 क्वेश्चन दिए हैं, कोई 2 करने, हम तीनों करेंगे। पहला क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार विभिन्न है, लिखिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हर बार चैप्टर से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आप लिखेंगे, आप ये खुद भी लिख सकते हैं अपने तरफ से, तो हम कह सकते हैं, और कुछ लाइन आपको आइडिया मिल जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पाठ के आधार पर भोलानाथ और उनके साथियों ने टूटे घड़ों, तिनको, दियाए सालियों, दातुनों आदि से अपने बचपन की दुनिया रची है। लेकिन हमारे बचपन की दुनिया तो बिल्कुल अलग है। हमारे समय में आधुनिकता का दौर है, हमारे पास आज सुंदर सुंदर बैटरी के खिलौने हैं, टीवी है, कंप्यूटर हैं, फिल्में हैं, और तथाधिक सुख सुविधाएं जुटाने में माता पिता का स्नेह भी है। दूसरा प्रश्न है, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग करने की में आपकी क्या भूमिका है? यानी आपने विज्ञान का दुरुपयोग करा है, आप कैसे? तो विज्ञान का दुरुपयोग हमें पता है जानलेवा होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को अगर उसके नेगेटिव वे में यूज़ करें, गलत तरीके से यूज़ करें, तो उसका गलत ही प्रभाव पड़ता है। अगर हम एक संवेदनशील नागरिक होते के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं समाज को इसकी हानियों के प्रति जागरूक कर सकूं, यानी इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है बता सकूं। इसके लिए हम प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता, चौपालों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इसके लिए पॉलीथीन का प्रयोग व निर्माण बंद करने के लिए हम सरकार से उचित प्रभावी कदम उठाने के लिए पत्र व्यवहार कर सकते हैं। किसानों को रासायनिक खादों, कीटनाशकों के प्रयोग होने से हानियाँ बताकर उन्हें इसका प्रयोग ना करने के लिए आग्रह कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कृतिकार की ईमानदारी की लेखन में क्या भूमिका है? अज्ञे जी ने इस ईमानदारी को समक्ष किन लेख के विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो कृतिकार की ईमानदारी में लेखन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जब कृतिकार आंतरिक
अनुभूति की विशेष विवशता से मुक्ति होने के लिए कुछ लिखता है तो उसे लेखन में उसकी ईमानदारी व्यक्त होती है। अज्ञे जी जो है उन्होंने ईमानदारी के सम्मुख आने वाली व्यवस्थाओं जैसे संपादकों, प्रकाशक का आग्रह, आर्थिक व्यवस्था, प्रसिद्धि पाने के लिए अभिलाषा, ये सब उनकी व्यवस्था बताई। यानी वो लिखता क्यों है कि वो फेमस हो चुके, उसका बहुत बड़े से बड़े प्रकाशक में उसका छप सके और प्रसिद्धि मिले, फेमस हो। ये उसकी व्यवस्था होती है लिखने की। साथ ही उन्हें इस प्रकार के दबाव के लिए भी उन लेखक को सामान्य लेखन की श्रेणी में रखा जाता है। अब 14 क्वेश्चन है कि तीन विषय आपको दे रखे होंगे, उनमें से किसी एक विषय में आपको 120 शब्द में अनुच्छेद लिखना होगा। तो आप जितने ज़्यादा आप लाइन पता होंगे ना, तो आप किसी भी, अगर आपको प्रदूषण के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है तो आप कैसे लिखेंगे। हिंदी में तो लिखना बहुत आसान होता है, पर हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, क्योंकि एक लाइन को हम वापस रिपीट में नहीं कर सकते। अनुच्छेद में क्या होता है, हमें सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर मेन बॉडी और फिर कंक्लूज़न, यानी स्टार्टिंग प्रस्तावना, फिर उसके अंदर टॉपिक के रिलेटेड क्या क्या आ सकता है, और फिर उपसंहार, कंक्लूज़न, कैसे आप एंड करेंगे लाइन को। और ये सब 120 वर्ड के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए। तो जब आपको जैसे लाइक पहला हमारा टॉपिक है प्रदूषण कारण और निवारण, इसके प्रदूषण के बारे में भी तो पता होना चाहिए आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं ये लिखने के बारे में नहीं बोल रही कि लिखो, आप प्रैक्टिस करो, पर आप सुनो। कोई भी एक टॉपिक लो, उसके बारे में सुनो, कोई भी एक टॉपिक लो, उसके बारे में पढ़ो, तब आपको कुछ पता चलेगा, वर्ड्स आएंगे, समझ आएगा, तो आप खुद भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रदूषण कारण निवारण। मैं तीनों आपको करवाऊंगी क्योंकि हम पूरा सैम्पल पेपर कर रहे हैं। तो हम सबसे स्टार्ट कर सकते हैं, प्रदूषण क्या होता है। या प्रदूषण 4 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। इसका कारण है बढ़ता हुआ औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रीज़ बन रही है, कारखानों में से चिमनियों से निकलने वाले धुएँ, सड़क पर चलने वाले वातावरण को एकदम वह बहुत गंदा कर दिया है। अगर आपको पूरे हिंदी के वर्ड ना मिले तो आप थोड़ा सा नॉर्मल जो आपको पता है वो लिख सकते हैं। कारखानों से निकलने वाला कचरा नदी तालाबों को बहुत हानि पहुंचता है, और यहाँ पे जल प्रदूषण हो जाता है। फिर प्रदूषित जल से अनेक बीमारियाँ फैलती हैं। तेज हवाएं हमारे श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्तियों और हृदय की बीमारी को जन्म देती हैं। उपज बढ़ने के कारण हमारे खाने में प्रदूषण फैल जाता है। प्रदूषण से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, निवारण भी तो है, तो निवारण में हम प्रदूषण से बचने के लिए पेड़ लगाने चाहिए, और जो पेड़ों का कटाई हो रही है उसे रोकना चाहिए, और कचरे और धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब दूसरा टॉपिक है मुड़ो प्रकृति की ओर। इसमें आपको इसका भूमिका, प्रकृति से छेड़छाड़ से क्या क्या हानियाँ हो सकती है, हमारा क्या कर्तव्य है, और उपसंहार, कुछ इस टॉपिक में आपको लिखना है। तो हम लिख सकते हैं मुड़ो प्रकृति की ओर, यानी प्रकृति स्वभाव से प्राणियों की सहचरी रही है, यानी वहाँ पे उनकी साथी रही है। हम उसमें हमेशा हर रूप में मानव को लंभावित करा है। जब से मनुष्य ने विज्ञान की ओर मुड़ा है या प्रकृति से छेड़छाड़ करी है, तब से प्राकृतिक सुखों से वो वंचित हो, यानी वो सब प्रकृति सिर्फ नुकसान ही देती है, अब सुख नहीं देती। वो वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण पर्वत, भूषण, बाढ़, इन सब से जूझता है, जिसके कारण शहरों में रहने वाले लोगों का दम घुटता है। आज आवश्यकता इस बात की कि मानव जो है वो दोबारा से प्रकृति की ओर मुड़े, प्रकृति से दोबारा सामंजस्य, यानी अपना समाज, उसमें प्रकृति को भी एक अपने समाज के भाग में ले स्थापित कर सके, तथा उसे सहचर्य यानी अपना दोस्त मानकर समझकर उसका सम्मान करें। 5 जून की समूचे विश्व यानी पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बात का साक्षी हम जो अब मानव ने प्रकृति को महत्व को स्वीकार कर लिया है, उसके संरक्षण यानी उसके बचाव से हर संभव प्रयास करने की और गंभीरता से विचार करने पर विवश हुआ है। तीसरा है आपका यहाँ पे हमारे समाज में नारी का स्थान। इसकी ओपनिंग लाइन, नारी समाज में नारी की कैसी दशा है, आधुनिक नारी कैसी है, और इसका एंडिंग आपको करनी है। तो ज़्यादा नहीं, 120 वर्ड का ही लिखना है। हमारे समाज में नारी का, प्राचीन काल से हमारे समाज में नारी का महत्व जो है वो कहीं बढ़कर होता है। समय के बदलाव के साथ नारी दशा में बदलाव भी आया है। मध्यकाल में नारी की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई थी। शोचनीय यानी बहुत गिरी,
लोग गिरा हुआ मानते थे, ना पढ़ाते थे, ना कुछ नहीं करते थे। वह केवल भोग्य और विलासिता की वस्तु बनकर रहेगी थी, यानी बस वो खाना बनाएगी और शादी करेगी, बच्चे करेगी, बस इतना। शिक्षा के प्रचार प्रकार फलस्वरूप अब नारी की स्थिति में सुधार हुआ है। नारी और समाज में प्रतिष्ठित और सम्मानित हो गई है। अब वह घर से बाहर निर्वाह करने के लिए आगे बढ़ गई है। वह घर की चार दीवारी से अपने कदमों को बढ़ाती हुई समाज की विकलांग दिशा को सुधार प्रयासरत हो रही है। नारी में किसी प्रकार की शक्ति और क्षमता की कमी नहीं है। वह केवल अपने अवसर मिलने पर की देर करती है, यानी बस उन्हें मौका मिलना चाहिए, वो तो कुछ भी कर सकती है। जैसे आप देख सकते हैं, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जैसे कल्पना चावला जैसी नारी, सुनीता विलियम्स, ये सब चांद तक पहुंच गई हैं, जो आम आदमी भी नहीं कर पाता है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप पूरा इसे पढ़ भी सकते हैं। अब 15 क्वेश्चन है। एक विषय पर आपको ये दोनों विषय दे रखे हैं, दोनों में से एक विषय पर पत्र लिखना है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो मैं आपको दोनों कराऊंगी। आप रोहित आर्य या रोहिणी शर्मा हैं। मुकुल आपका मित्र है, जिसके राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक उसने जीता है। स्वर्ण पदक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। उसे बधाई देते हुए पत्र लिखे। तो ये आपको पता चल गया, आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है। अब मित्र को पत्र यानी अनौपचारिक पत्र। तो पहले हम इसे कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपना सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर अगर बोला रिसीवर एड्रेस दे रखा है तो लिखिए, वरना सैल्यूलेशन होता है वही लिखिए। प्रिय मुकुल, स्नेह, नमस्कार, ये लिखेंगे। देन स्टार्ट करेंगे। कल फिर हम बात करेंगे जैसे हम अपने दोस्त से नॉर्मली बात करते हैं, बस थोड़ा सा हिंदी के वर्ड्स यूज़ करना है और हमें बनाना। जैसे कल के समाचार पत्र में तुम्हारी शानदार सफलता के विषय में पढ़कर मुझे बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है, प्राप्त करके अपने माता पिता का नहीं पूरे विद्यालय को प्राउड फील कराया, गौरवान्वित करवाया है। मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि तुम्हारी इस उपलब्धि हेतु तुम्हें विद्यालय के वार्षिक समारोह क्या होता है, एनुअल डे, उसमें राज्य के खेलकूद मंत्री भी आएंगे। निसंदेह तुम इस सम्मान के अधिकारी हो, क्योंकि तुमने कठिन परीक्षा और निरंतर अभ्यास द्वारा तुमने अपना लक्ष्य पा ही लिया। मेरे माता पिता भी तुम्हें आशीर्वाद भेज रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहो। मेरी ओर से अपने माता पिता को बधाई देना। तुम्हारी इस शानदार जीत की मिठाई खाने जल्दी मिलूंगा, शीघ्र यानी जल्दी मिलूंगा। तुम्हारा मित्र रोहित आर्य। अगर आप लड़के हैं तो रोहिणी आर्य। अब दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, आप जवाहरपुरी निवासी छात्रा छात्रा हैं, छात्र या छात्रा हैं। आपके क्षेत्र में बिजली संकट अत्यधिक बढ़ गया, यानी बिजली प्रॉब्लम हो गई है। परीक्षाएं निकट हैं। आपके नगर के विद्युत अधिकारी को इस विषय में अवगत कराते हुए पत्र लिखें, यानी आपकी परीक्षा आने वाली है और आपको पढ़ना है, पर लाइट ही नहीं आ रही, कैसे पढ़ेंगे। रात में पढ़ते हैं बट लाइट नहीं आ रही, तो वो प्रॉब्लम आपको बिजली अधिकारी को लिख के बतानी है। सबसे पहले आप अपना जवाहरपुरी जगह लिखिए, तो वही एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, फिर सेवा में विद्युत अधिकारी जो बोला गया। कानपुर का है तो कानपुर ही लिखेंगे, महोदय। फिर अब हम यहाँ पे औपचारिक पत्र लिखें तो हम थोड़े सम्मान के साथ लिखेंगे। इस पत्र, और ये स्टार्टिंग लाइन यही होती है, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान नगर में व्याप्त विद्युत संकट यानी जो प्रॉब्लम होता है उसके आगे आकर्षित करना चाहता हूँ। यानी 2 महीने से इस नगर की जो विद्युत आपूर्ति में अत्यधिक कटौती की जा रही है, यानी लाइट ढंग से नहीं आ रही। ये एक हिंदी में लाइन हो जाती है, जब तक बिजली चली जाती है और कई घंटों तक आती है, यानी जल्दी लाइट चली जाती है और आती नहीं है। महोदय, विद्युत आपूर्ति भंग होने से हम विद्यार्थियों को भारी असुविधा का सामना करना है, यानी लाइट नहीं आ रही तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमारी परीक्षाएं भी आने वाली है, तो अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस दिशा में उचित कार्यवाही कर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की कृपा करें। भवदय मनीष कुमार, या जो भी नाम आपको मेंशन था वो आपको लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे क्या करना है, आपको एक स्ववृत्त बनाना है और या फिर ईमेल लिखना है। तो पहले हम स्ववृत्त का देख लेते हैं। ज़्यादातर बच्चे ईमेल लिखते हैं क्योंकि ईमेल काफ़ी ईजी होता है, पत्र जैसा ही होता है, और स्ववृत्त थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, पर दोनों ही आपके ये 4 नंबर के होते हैं, दोनों ही 80 शब्दों में करने होते हैं। तो टॉपिक है हमारा, आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में पूरा ध्यान कर लिया है और किसी प्रसिद्ध अखबार में पत्रकार पद के लिए आपको आवेदन करना है।
तो ये करना ही है। सबसे पहले आपको पत्र की तरह ही लिखना होता है। सेवा में संपादक, कोई भी पत्र के कोई भी आप अखबार का नाम लिख सकते हैं। और आप पत्रकारिता में पूरा आपने ग्रेजुएशन ले लिया तो पत्रकार पद के लिए आपको आवेदन करना है। तो आप लिखेंगे आज दिनांक 10 अप्रैल 2022 या 2023 जो भी है, उसको अमर उजाला से प्रकाशित विज्ञापन से पता चला है कि आपके कार्यालय को पत्रण की आवश्यकता है। मैं इस पद के लिए अपना आवेदन प्राप्त करता हूँ। एंड देन अपना बायोडाटा आपको लिखना है। जैसे नाम, मेन चीज़ें आपको ज़रूर लिखनी है। पिता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, और जो भी आपने कहते हैं आपके नंबर आए वो ज़रूर लिखना होता है। जैसे 10वीं में कौन से बोर्ड से करा है, CBSE बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, वो लिखना है कौन कौन से विषय में, और श्रेणी कितनी आई थी, प्रथम, फर्स्ट आए थे, सेकंड आए थे, थर्ड आए थे, कैसे आए थे, प्रतिशत लिखना है। 12वीं में भी 90%, ऐसी स्नातक क्या होता है, ग्रेजुएशन होती है, ग्रेजुएशन के नंबर, और पत्रकारिता में कितना है वो आपको लिखना होता है। और और लास्ट में ये लिख सकते हैं, इस योग्यता में साथ में कई वर्षों में स्वतंत्र लेखन में भी जुड़ा हूँ। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, यानी मैं आपको बस ये देना है कि मुझे नौकरी दे दो अच्छे से। तो आप क्या क्या बोल सकते हैं उसे, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो है ईमेल लेखन। आप APS स्कूल के छात्र या छात्रा हैं। आपके पिताजी का स्थानांतरण हो गया, यानी ट्रांसफ़र हो गया है। आपको विद्यालय छोड़ के जाना है। आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य को आपको 80 शब्दों में ईमेल लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ईमेल लिखने का आपको जो फॉर्मेट है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले टू लिखते हैं, CC लिखते हैं, सब्जेक्ट, और आप फ्रॉम भी लिख सकते हैं। पहले फ्रॉम भी लिख सकते हैं, और फ्रॉम कोई भी आप ID डाल सकते हैं। जैसे यहाँ मैं डाल देती हूँ AG780 और @gmail.com। ऐसे आपको फ्रॉम अपनी ID डालनी है। देन टू, स्कूल को लिखना है, स्कूल की ID। CC यानी प्रिंसिपल के जो है एक कॉपी चली जाएगी, ये भी है। देन सब्जेक्ट क्या है वो आपको लिखना है। फिर जैसा आप पत्र लिखते हैं वैसे ही आपको लिखना है। सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं आ की छात्रा या छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र आगरा हो गया है। और जो आप आगे लिखेंगे, हमारा समस्त परिवार अब आगरा जा रहा है। वहाँ मुझे नए विद्यालय में प्रवेश करने के लिए इस विद्यालय से क्या चाहिए, ट्रांसफ़र प्रमाण पत्र चाहिए। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो जल्दी दे दीजिए, शीघ्र दे दीजिए। आपका आज्ञाकारी कक्षा 10वीं, और मतलब पूरा आपको धन्यवाद और स्कूल वगैरह सब लिखना है। देन लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 होता है। क्वेश्चन है आपका, विद्यालय में वार्षिक खेल दिवस मनाया जा रहा है। खेल दिवस मनाना है और जिसमें पुराने विद्यार्थियों और अभिभावकों को आमंत्रित करना है, विज्ञापन तैयार करना है। तो विज्ञापन कैसा बन जाएगा, एक बॉक्स के अंदर बनेगा। सबसे पहले तो ये वार्षिक खेल दिवस है, हम आमंत्रित कर रहे हैं, तो आमंत्रण आमंत्रण आमंत्रण। फिर थोड़े स्लोगन लिख सकते हैं, खेल कूद बनाते हैं मनुष्य को आरोग्य शक्ति संचार करके, बनाते शरीर को सुरोग्य। कुछ इस टाइप का स्लोगन लिख सकते हैं। डेट लिख सकते हैं, समय लिख सकते हैं, स्थान लिख सकते हैं, और नंबर लिख सकते हैं। कौन बुलवा रहा है, प्रधानाचार्य बुला रहा है, आमंत्रित आपको किस किस लोगों को आमंत्रित करना है, ये सब आप लिख सकते हैं विज्ञापन में। यानी एक एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं आपको कि आना है सबको, कैसे बुला सकते हो, पोस्टर बना के वो आपको देखना है। देन दूसरा प्रश्न, अगर आपको विज्ञापन लेखन नहीं करना तो आप संदेश लेखन भी कर सकते हैं। आप आयुष या आयुषी हैं, दादाजी की पुण्यतिथि के लिए अपने संबंधी को 60 शब्दों में संदेश लिखें। तो ये कैसे लिखेंगे, एक छोटा सा संदेश होता है जो कि आपको ज़्यादातर मिलता भी है, या तो शादी पे मिलता है या फिर किसी के डेथ होने पे मिलता है। तो संदेश कैसे लिखेंगे, ऊपर संदेश लिख देंगे, डेट टाइम वगैरह लिख देंगे। कल दिनांक 12 अगस्त को पूजनीय दादाजी की पुण्यतिथि के पुनीत अवसर पर मैं उनकी स्मृति में प्रातः 10 बजे वृद्धाश्रम में जाकर कुछ सामान वितरित करना चाहता हूँ, ताकि उनके नाम को लोग याद रखें और ज़रूरतमंदों को भला भी दे सकें। कृपया आप मेरे साथ, पुण्यतिथि क्या होता है, यानी अब दादाजी की डेथ हो चुकी है, यानी 1 साल बीत चुके हैं, 2 साल बीत चुके हैं, तो उनकी याद में कोई पूजा करना चाहते हैं, कोई हवन रखना चाहते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं, और आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। तो ये आपका पूरा पेपर था। पार्ट 1 की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है
तो सेक्शन ए वाला भी देख लीजिए। सेक्शन बी आपका यहाँ कंप्लीट होता है। हिंदी का पेपर आपका 2 ही सेक्शन में डिवाइड होता है। तो हमने पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लिया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।